हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग? अब आवाज आ रही होगी आप सभी को। आई होप सो प्रॉपरली वॉइस आ रही है। चलिए भैया, आज ना हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लास्ट चैप्टर, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था विद मीन, मीडियन, मोड, और फिर हमने आगे आगे वाले चैप्टर्स कवर कर लिए थे। ठीक है ना, डिस्पर्शन आपका था ही नहीं, कोरिलेशन और इंडेक्स हमने करा था। ठीक है, उसके बाद हमने स्टार्टिंग से बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट किया था ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो आज आपका ये पूरा स्टैटिस्टिक्स का जो कोर्स है 11th क्लास का वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अकॉर्डिंग टू टी आर जैन ये 8th चैप्टर है, और अकॉर्डिंग टू संदीप गर्ग ये एक ही चैप्टर के अंदर कन्वर्टेड किया गया है। ठीक है, तो अर्थमेटिक लाइन ग्राफ मैं आपको करा रहा हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ कहता क्या है? अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, अब हमने देखो दो चीजें पढ़ ली। हमने पढ़ा आपका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में हमने पढ़ा बार डायग्राम और पाई चार्ट, है ना, यानी सर्कुलर डायग्राम, और हमने फिर हिस्टोग्राम पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। ये भी एक प्रेजेंटेशन का टाइप है, डेटा को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो जब अर्थमेटिक लाइन ग्राफ पे जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राफ का मतलब क्या होता है। तो ग्राफ का मतलब ही नहीं पता होगा तो अर्थमेटिक लाइन ग्राफ का तो मतलब ही नहीं पता, फिर आपको तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो ग्राफ का मतलब होता है जब हम किसी भी एक डेटा को ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप ऑलरेडी करते आए हो मैथ्स के अंदर। 11th 10th क्लास में आपने मैथ्स के अंदर ये करा है, 9th में भी आपने करा है। तो हमने कहा जब सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, अरे यार एक तो इसकी प्रॉब्लम हो जाती है, चलो कोई ना, दोबारा ओपन कर लेते हैं। हमने कहा कि जब हम सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा को क्या करते, रिप्रेजेंट करते, किसकी फॉर्म में? हम उसको रिप्रेजेंट करते ग्राफ पेपर के ऊपर, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है आपका क्या? ग्राफ कहलाता है। अरे यार कहाँ गया, चलो ये रहा। ठीक है, फिर आया बात अर्थमेटिक लाइन ग्राफ क्या होता है। तो हमने कहा अर्थमेटिक लाइन ग्राफ का मतलब है कि एक ऐसा ग्राफ जो अर्थमेटिक वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। क्या कहा? अर्थमेटिक वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने अर्थमेटिक मीन पढ़ा था, तो हम उसमें क्या करते थे? मीन की वैल्यू निकालते थे, एवरेज निकाला करते थे, राइट? वैसे ही यहां पर होता है। तो हमने कहा उन सच ग्राफ जो ग्राफ बनाए जाते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि हम प्रेजेंट टाइम सीरीज डेटा को रिप्रेजेंट कर सके, जैसे कि वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, जो कि अकॉर्डिंग टू वीक्स है, अकॉर्डिंग टू मंथ्स है, अकॉर्डिंग टू द ईयर्स है। इसलिए हमने कहा कि हम अर्थमेटिक लाइन ग्राफ को हम टाइम सीरीज ग्राफ भी बोलते हैं। पेपर में पूछ सकता है एक्सप्लेन करो टाइम सीरीज ग्राफ, तो वो क्या होएगा हमारा? अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। मतलब जो डेटा हम, जो भी ग्राफ हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम सीरीज डेटा। ठीक है ना, तो वो होता है। अब ग्राफ कैसे बनाया जाता है यह आपने मैथ्स में भी पढ़ा है इस ईयर में, 11th क्लास के ईयर में। हमने कहा कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ में ना, आपने पहली बात आपने ये चीजें पढ़ी होंगी, आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अब करेंगे तो आपने पढ़ाएगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, कि इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन थीटा कोस थीटा होता है, इसमें टेंजेंट थीटा होता है, और इसमें कॉसिकेंड ऐसे कुछ होता है ना। अब मेरे को एग्जैक्टली भी याद नहीं है क्योंकि मैंने बहुत पहले पढ़ा था वो, तो बस मेरे को ये याद है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ये ट्रिक हुआ करती थी इसको याद करने की। ठीक है ना, तो आपने उसमें ये चीज पढ़ी है, राइट? तो वही चीज हमने यहाँ पे भी ली है। ग्राफ में बेसिकली सेम चीज है। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा मैथ्स है ये कि आपका, पर पुराना मैथ्स है ना। 11th का मैथ्स तो मैंने कहीं इंक्लूड करा ही नहीं इसमें, है ना। 11th का इंक्लूड तो मैंने करा ही नहीं, 11th 12th का तो कुछ कर ही नहीं रहा मैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर क्या कहा कि ये कहा कि जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। अब ये वो मत ले जाना तुम जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर? क्वाड्रेंट डेकाइल, उसमें मत चले जाना। ये क्वाड्रेंट 1 है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट 1 में सारे के सारे आइटम्स क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, मतलब एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी। लेकिन सेकंड में माइनस का एक्स होता है और प्लस का वाई होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में
x पॉजिटिव होता है लेकिन y नेगेटिव होता है। ठीक है, जो ये x एक्सिस होता है उसको हम बोलते हैं अब्सीसा, और जो y एक्सिस होता है उसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। अब यहाँ पे एक बार कंस्ट्रक्शन में देखते हैं कि क्या कहता है। कहता है कीपिंग इन माइंड द साइज एंड नेचर ऑफ डेटा, अ सुटेबल इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन द ग्राफ इज अज्यूम्ड एज पॉइंट ऑफ ओरिजिन एज पॉइंट O इन द एडजेसेंट पिक्चर। पिक्चर मतलब ये जो ग्राफ मैंने बना रखा है यहाँ पे, उसमें कह रहा है कि ये जो पॉइंट यहाँ पे ये मीट कर रहे हैं वो होता है हमारा O पॉइंट, जिसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, फिर कहा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करते हैं थ्रू दिस पॉइंट आर शोन एज बोल्ड पॉइंट्स। इनको हम बोल्ड पॉइंट से मतलब डार्क करके दिखाते हैं। ठीक है ना, दीज पॉइंट्स दीज बोल्ड लाइंस आर कॉल्ड एक्सिस लाइंस। मतलब कि जो ये लाइंस है, ये वाली हॉरिजॉन्टल, ये वाली वर्टिकल लाइन और ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इनको हम एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो वही आगे बोला कि हॉरिजॉन्टल को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल को हम वाई एक्सिस कहते हैं। द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से, और ये एक्सिस डिवाइड करते हैं प्लेन ऑफ अ पेपर को इन 4 इक्वल पार्ट्स, और हर एक पार्ट को हम क्वाड्रेंट कहते हैं एज इन द एडजॉइनिंग ग्राफ। ठीक है, अब रूल्स क्या है किसी ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए? सबसे पहले हमें हेडिंग देनी पड़ती है। हर एक ग्राफ की एक प्रॉपर हेडिंग होती है कि भैया ये किस चीज के डेटा को, ये किस चीज के डेटा को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। हेडिंग जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए अबाउट द नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द ग्राफ। अब मैंने कहा कि मेरे को मार्क्स से रिलेटेड एक ग्राफ बनाना, तो मैंने क्या करा, क्लास 12th मार्क्स ऐसे करके मैंने कोई हेडिंग डाल दी, तो वो प्रॉपर दिखा कि हाँ क्लास 12 के मार्क्स की ये जो है ग्राफ दिखा रहा है। ठीक है, फिर आया सेकेंड, चॉइस ऑफ स्केल। वन शुड फिक्स एन अप्रोप्रिएट स्केल ऑन विच डेटा शुड बी प्रेजेंटेड। मतलब एक अप्रोक्सीमेट स्केल जो होता है वो फिक्स किया जाना चाहिए जिसके ऊपर हम डेटा को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। जो अप्रोक्सीमेट स्केल होता क्या है? ये वो होता है जिसमें हम सारे के सारे डेटा को इजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ के ऊपर। ठीक है ना, और ये जो ग्राफ है वो क्या होना चाहिए, मिडल ऑफ द ग्राफ पेपर के ऊपर होना चाहिए, यानी कि आपने इधर कर दिया, इधर कर दिया, इधर कर दिया, मिडल बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए ताकि वो अट्रैक्टिव दिखे। ठीक है, फिर आए प्रपोर्शन ऑफ एक्सिस। प्रपोर्शन ऑफ एक्सिस में क्या कह रहा है कि एज फार एज पॉसिबल लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस ऑन द ग्राफ पेपर शुड बी 1.5 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ वाई एक्सिस। मतलब कि जो भी एक्सिस की लेंथ है वो 1/2 होनी चाहिए लेंथ ऑफ द वाई एक्सिस। मतलब अगर तुमने वाई एक्सिस इतनी बनाई है तो इसका डबल होएगा आपका क्या, एक्स एक्सिस। ठीक है, मेथड ऑफ प्लॉटिंग द पॉइंट्स। अब कहते हैं कि इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टैटिस्टिकली जनरली पॉजिटिव होते हैं, तो इनको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट करेंगे, मतलब बनाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंगली द पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन इज फिक्स्ड टू द लेफ्ट एंड लोअर पोर्शन ऑफ द ग्राफ पेपर एंड ऑन एक्स एक्सिस द पॉइंट आर प्लॉटेड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, ऑन द वाई एक्सिस द पॉइंट्स आर प्लॉटेड अपवर्ड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। क्या कह रहा है? ये कहता है कि जो पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन है वो तो फिक्स है टू द लेफ्ट एंड द लोअर पोर्शन ऑफ द ग्राफ पेपर। अब कहते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट्स प्लॉट होंगे फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। मतलब ये आपका ग्राफ है, ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स है ना वो लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट हमारा यहाँ है, यहाँ से हम इधर की तरफ मूव करेंगे। और कहते हैं वाई एक्सिस पे जो पॉइंट्स है वो अपवर्ड टू बॉटम आएंगे, मतलब यहाँ से नीचे आएंगे। मतलब क्या है कि जैसे आप कोई भी ग्राफ बनाते हो, ठीक है, ये जैसे ये है, आपने कहा यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे कहा 1, ये 2, ये 3 है। ठीक है, 1 पे मान लो मेरी डेटा पे 3, 2 पे थी मेरी 2, 3 पे थी मेरी 1 और 4 पे थी मेरी 0, ये ओरिजिन पॉइंट। तो ये इस वे में जो है मेरा ग्राफ बन के आया, अरिथमेटिक लाइन ग्राफ का। ठीक है, फिर है लाइंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स। लाइंस भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। अगर हमें एक से ज्यादा लाइन को ड्रॉ करना है तो हम सेम ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लाइक हम इसको ब्रोकन लाइंस की भी कर सकते हैं, ऐसे डैश 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 करके, या डॉटेड डॉटेड डॉट 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 लगा के, या एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। इस वे में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर है टेबल ऑफ डेटा। टेबल ऑफ डेटा में कहता है कि ये यूजफुल होएगा कि हम टेबल ऑफ डेटा भी दे दे साथ में, ताकि हम वेरिफिकेशन कर सके ग्राफ की। यूज ऑफ फॉल्स लाइन। यूज ऑफ फॉल्स लाइन में क्या कहता है कि अगर वैल्यूज जो है एक सीरीज के अंदर बहुत ज्यादा है और डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड द जीरो इज हाई, तो बेसिकली क्या कहता है कि देखो जैसे तुम्हारा डेटा है, ठीक है, डेटा में मान लो यहाँ पर तुम्हारी 0 1 2 3 4 है और उसका डेटा यहाँ पे 0 की पे है 0, ठीक है, मान लिया 0 है, 0 पे चलो 0 पॉइंट नहीं लेते हम, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ले लेते हैं। ठीक है,
मैंने कहा 1 पे मेरा है 50, फिर है 60, 70, 80, 90। अभी 0 से बहुत दूर है। अगर मेरे को ग्राफ बनाना है एक, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 10 का गैप लूंगा, फिर 20, फिर 30 ऐसे लेके जाऊंगा, तो मेरा 50 यहाँ पे आएगा। तो मेरा जो पहला पॉइंट है 1, वो यहाँ से शुरू होके ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा, मतलब और ऊपर जाएगा। तो ये वाला एरिया मेरा तो खराब हो गया। तो इसको खराब ना करने के लिए हम फॉल्स लाइन का यूज करते हैं। तो फॉल्स लाइन क्या कहता है, फॉल्स लाइन कहता है कि भैया तुम ये मत करो, तुम 10, 20, 30 मत लेके जाओ, इसको ऊपर से मत बनाओ। वो कहता है कि तुम क्या करो, 1 मिनट, तुम क्या करो, देखो जैसे तुम्हारी एक लाइन ये y एक्सिस की जा रही है, और सॉरी हाँ y एक्सिस की जा रही है, यहाँ पे तुम्हें एक फॉल्स लाइन क्रिएट कर देनी है, जैसे इस डायग्राम में बना रखी है, ऐसे वाली डैश डैश करके। मतलब बेसिकली तुम्हें क्या करना है, यहाँ से ये ऊपर गई, यहाँ पे एक लाइन लगाओ, यहाँ पे एक थोड़ा सा गैप छोड़ दो, और यहाँ से ऊपर ले जाओ एक लाइन, टेढ़ी बन गई, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे, ठीक है। अरे यार ये लो, जैसे ही बन रही है अब, ठीक है, तू समझ गया ना। और ऐसे ही अगर एक्स एक्सिस पे करना है, तो तुम्हें क्या करना है, ये आई लाइन, इसको ऊपर उठा के यूं ले जाओ, ठीक है, ट्रायंगल की शेप बना लो एक। तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, फॉल्स लाइन एक्स एक्सिस पे हो गया। कि मतलब ये तो मान लो अभी यहाँ पर है, अब मान लो यहाँ पर 50 है, यहाँ पे 100 होता है, ये 200 होता है, ये 300 होता है, ये 400 होता है, ये 500 होता। तब यहाँ पे तुम सीधा यहाँ पे यू थोड़ी लेके चलोगे, 20 का भी थोड़ी लोगे, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सीधा यहाँ पे तुम फिर 100 ले सकते हो, ऐसे ही यहाँ पे तुम फिर यहाँ से 50 ले सकते हो। इसका मतलब ये है, ठीक है। फिर आया टू ड्रॉ अ लाइन और कर्व, टू ड्रॉ अ लाइन और कर्व। इसमें क्या कहते हैं, हम पॉइंट्स को, डिफरेंट पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर, जो कि कोरस्पॉन्ड होते हैं टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सीरीज। इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं ताकि हम एक लाइन और कर्व बना सके। जैसे मैंने अभी तुम्हें यहाँ पे बना के दिखाया ना, कि डॉट 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 करके तुम ऐसे लाइन बना देते हो, ये वाला, ये सीन, ठीक है, वही चीज कह रहा है ये। फिर कहते हैं वन वेरिएबल ग्राफ्स क्या होते हैं। अब टाइप्स ऑफ ग्राफ्स शुरू कर रहे हैं हम। तो सबसे पहला आया आपका वन वेरिएबल ग्राफ क्या होता है। वन वेरिएबल ग्राफ्स वो ग्राफ्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू को हम शो करते हैं कुछ टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। जैसे कि ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री बिटवीन मंथ्स ऑफ जनवरी एंड जून ऑफ अ ईयर इज कॉल्ड वन वेरिएबल ग्राफ। अब यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, तो ये मंथली दिखा रहा है। अब देखो जैसे यहाँ पे जनवरी की बात कर रहे थे, तो हमने यहाँ पे नीचे ले लिया मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। और ये इक्वल गैप पे लेना आपको, ठीक है, ये इक्वल पे, ये भी इक्वल पे होना चाहिए, ठीक है। अब जनवरी में कितना था, 5 था, तो 5 पे मैंने मार्क कर दिया, यहाँ पे मेरा 5 था, ठीक है। फिर फरवरी में कितना था, 10, तो मैंने यहाँ पे, सॉरी 7.5, तो मैंने देखा कहाँ पे आ रहा है, वहां मैंने मार्क कर दिया। फिर मैंने 5 देखा। अब देखो सर, आप कहोगे सर आप यहाँ पे भी तो लगा सकते थे 5, और यहाँ पे 10 लगा सकते थे, यहाँ पे 15 लगा सकते थे। मैंने ये स्केल के अकॉर्डिंग मेजर करा था, तब जाके मैंने ये करा है, ठीक है। यहाँ पे स्केल आएगा नहीं, तो इसलिए तो मैं आपको मैंने बताया था, ठीक है। फिर कितना है, अप्रैल में 10 है, तो मैंने 10 पे मार्क करा अप्रैल में। मई में कितना है, 12.5, तो मैंने 12.5 पे मार्क किया। जून में 15 था, 15 पे करा। फिर मैंने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करा ऐसे, इसमें मैं जो मेरा ग्राफ बन के गया, ठीक है। फिर आया यूज ऑफ फॉल्स लाइन, वही बात आगे मैंने बता दिया। फिर टू और मोर देन टू वेरिएबल ग्राफ्स क्या होते हैं, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स के हम वैल्यूज को साइमल्टेनियसली एक साथ दिखाते हैं, ठीक है। जैसे प्रोडक्शन ऑफ सेल ऑफ फैक्ट्री इन डिफरेंट मंथ्स वुड मेक टू वेरिएबल ग्राफ। मतलब प्रोडक्शन भी और सेल्स भी दिखा रहे हैं हम। तो प्रोडक्शन और सेल को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बना, देखो यहाँ पे ही कर दिया इन्होंने डिफरेंशिएट, कि प्रोडक्शन की लाइन जो है वो सीधी जा रही है और सेल्स की लाइन ऐसे से ब्रेक होके जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट्स प्लॉट करे, मैंने फिर यहाँ पे ये पॉइंट्स बना दिए, और ये वाला मैंने डॉटेड करके यहाँ पे ऐसे दिखा दिया, ठीक है। फिर एक जनरल रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। सबसे पहले आता है प्रॉपर साइज। हमें क्या लेना, प्रॉपर साइज जो है वो लेना है ग्राफ का, ठीक है। ना वो छोटा होना चाहिए, ना वो ज्यादा बड़ा होना चाहिए, मिनिमल होना चाहिए, मीडियम साइज होना चाहिए। प्रॉपर हेडिंग देनी पड़ेगी, वो तो हमने पहले पढ़ ही लिया। प्रॉपर हेडिंग, जो ग्राफ है या डायग्राम है वो प्रॉपरली हेडिंग होनी चाहिए। उसमें एक हेडिंग जो होती है वो सिंपल, शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव होती है, ठीक है। प्रॉपर स्केल, मतलब जो गैप है वो प्रॉपरली आपको लेना है। यूज ऑफ साइंस एंड कलर्स ओनली, मतलब साइंस का ही यूज करना और कलर्स का ही यूज कर सकते हो तुम डिफ्रेंशिएट करने के लिए डिफरेंट लाइन्स को, ठीक है। लेस यूज ऑफ वर्ड्स और फिगर्स, वर्ड्स और फिगर्स का कम से कम यूज करना है तुम्हें इसमें,
क्योंकि यही हमारा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिखाता है कि वो एक अट्रैक्टिव वे है। ड्रॉइंग द बॉर्डर्स, डायग्राम और जो ग्राफ्स है उनको हमें बॉर्डर लाइन से कवर जरूर करना है, जैसे कि यहाँ पे हमने नहीं करा था, लेकिन इसको हमें यहाँ से यू कवर करना है जब आपका ये बन जाए, ठीक है पूरा। फिर सिंपलिसिटी जो है वो प्रिंसिपल फीचर है इस डायग्राम और ग्राफ का, ना वो कॉम्प्लेक्स दिखता है, ना दिखना चाहिए, ना ऑफेंडिंग दिखना चाहिए। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है वो। स्टेटमेंट ऑफ डेटा जो है वो कंस्टिट्यूट करना चाहिए। द बेसिस ऑफ डायग्राम शुड बी क्लियरली स्टेटेड, कि किस बेस पे वो जो है डायग्राम बनाया जा रहा है। अट्रैक्टिव और इफेक्टिव होना चाहिए। फिर आए मेरिट्स ऑफ डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। कहता है सिंपल और अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन देता है ये हमें, इवन मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल डेटा को भी सिंपल वे में जो है वो कर देता है, ये सबसे बड़ा फीचर है इसका। लास्टिंग इम्पैक्ट, डायग्रामेटिक से हमारे रीडर के जो माइंड होता है उसके ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ जाता है, इजिली वो इन्फॉर्मेशन को भूलता नहीं है। नो नीड ऑफ ट्रेनिंग और स्पेशलाइज नॉलेज, इसमें हमें कोई भी एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग की या नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हमने टेबल के अंदर किया था कि हमें एक टेबल से पहले जब हमारे पास क्वेश्चंस गिवन होते थे तो हमें उसमें देखना नहीं पड़ता था कि क्या है क्या नहीं है, मतलब उसमें देखना पड़ता है, लेकिन इसमें देखने की जरूरत नहीं है। अट्रैक्टिव और इफेक्टिव मीन है प्रेजेंट करने का डेटा को, एक क्विक कंपैरेटिव ग्लांस देता है, मतलब जो ग्राफ्स होते हैं वो फैसिलिटेट करते हैं कंपैरेटिव ग्लांस, मतलब कि जो डेटा है जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, तो उसको हम बार डायग्राम में प्रेजेंट करेंगे तो उससे हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं दोनों को, पब्लिक को भी और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स को, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव रहता है, इंटरटेनिंग रहता है। लोकेशन ऑफ एवरेज, मतलब यूजिंग ग्राफिक टेक्निक वी कैन इजीली लोकेट द वैल्यूज ऑफ सर्टेन एवरेजेस, जैसे मीडियन, मोड, इन सब चीजों की। स्टडी ऑफ कोरिलेशन, ग्राफिक प्रेजेंटेशन जो है वो हमें हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंट वेरिएबल्स, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है, या कोई भी कोरिलेशन नहीं है। कोरिलेशन क्या होता है? द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है ना। लिमिटेशंस क्या है इसकी? लिमिटेशंस पहला कि ये लिमिटेड यूज के लिए किया जाता है, मतलब क्या है कि एक ही लिमिटेड सेट ऑफ डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, हम बहुत सारे डेटा को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जबकि in fact diagrams and graphs are generally used only when comparison is involved or where time series data are to be presented. Misuse, diagrams का misuse और यूज किया जा सकता है for false projection of statistical facts, especially in the case of advertisements, ठीक है। Only preliminary conclusions, कुछ थोड़ा बहुत ही कंक्लूजन निकल पाते हैं, ये फाइनल कंक्लूजन नहीं निकाल पाता है, क्योंकि इससे बहुत सारी मल्टीपल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं हम डायग्राम्स और ग्राफ्स की हेल्प से, तो उससे क्या होता है कि पर्टिकुलर कंक्लूजन नहीं निकल के आता, डिफरेंट कंक्लूजन निकल के आते, एक फाइनल कंक्लूजन पे हम नहीं पहुंच पाते हैं। तो दिस वाज द सिलेबस, दिस वाज द चैप्टर जो आपका कंप्लीट होता है। तो दैट्स द थिंग, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप सो आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा होगा, अगर लग रहा है तो प्लीज़ अपने मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा वीडियो को, और अपने जो भी भाई बहन हैं या दोस्त हैं उनके साथ शेयर करिए, या जो भी अब आने वाले सेशन में आने वाले हैं 11th के अंदर तो उनको भी शेयर करिए, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो इकोनॉमिक्स के अंदर स्पेशली, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट के अंदर, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मेरे को हुआ तो मैं क्वेश्चन पेपर जो है वो डिस्कस करूंगा आपके साथ इसके बाद, मतलब इस स्टैटिस्टिक्स के पूरे कोर्स के बाद, बिकॉज आई हैव टू फोकस ऑन 12th एज वेल, क्योंकि उनके बोर्ड्स के एग्जाम है, तो उनको ज़्यादा सिलेबस मेरे को पहले कराना भी है कंप्लीट, ऑलमोस्ट उनका भी होने ही वाला है, बट उनके पे मेरे को ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि उनके बोर्ड के एग्जाम है, तो उनको तो मैं लाइव सेशन में मेरे ख्याल कराऊँ पेपर डिस्कस। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, या देखो अगर हो सका तो ऑल द बेस्ट मेरे लिए भी आपके लिए भी, कि मैं आपको क्वेश्चन पेपर्स कुछ डिस्कस करा दूं, ताकि आपकी स्कूल में हेल्प हो जाए उसके लिए, ठीक है। एंड सेकेंडली आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, सारी वीडियोस अच्छी तरह से देखना और रिवाइज करना, और हो सका तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको सारे के सारे जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स एक वन शॉट रिकॉर्ड करके पूरा दे दूंगा, ठीक है, या यू कैन से कंबाइन करके दे दूंगा, और ऐसी स्टैटिस्टिक्स का एक कंबाइंड जो है मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तो आप उसको डायरेक्ट देख सकते हो, आपको कोई वीडियो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें, ठीक है ना। तो आप वो देख लीजिएगा, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और मिलते हैं आपसे 12th क्लास के अंदर फिर अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।